ऑन्द्रे बेते, इतने महान इंसान, भारत में जन्म लिया, भारत को समझा, भारत पर लिखा। रिसेंटली इनका देहांत हुआ और इन्होंने ना इतना कुछ कंट्रीब्यूट किया ना भारतीय सोसाइटी को समझने के लिए। हम जैसे यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं सोशो, तो उसमें तो ये बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, बच्चों को नंबर भी दिलाते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी की प्रेप नहीं कर रहे या आपके पास सोशोलॉजी ऑप्शनल नहीं है, इनके ना आइडियाज समझ के देखना, भारत के समाज को समझने की अलग दिशा दे दी। रिजर्वेशन पे इनका जो पर्सपेक्टिव है शायद आपकी रिजर्वेशन की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा ऑल्टर करके दे, है ना। यहाँ पे चलो से बात करते हैं। मैं आपको चाहता हूं बताना कि ऑन्द्रे बेते पर्टिकुलरली यहाँ पर ना, जैसे भारत के समाज को, थोड़ा मेरे गला थोड़ा नासाज है दोस्तों, इसके लिए माफी। तो भारत में ना हमें समझते थे ना, बहुत से जो जो विचारक आए पहले, वो कहते थे कि ना भारत में कास्ट ही कास्ट है। कहते अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पर कास्ट है इंपॉर्टेंट, अमीर गरीब होना फर्क पड़ता है। आपने ये अनंत बार सुना होगा कि एक गरीब ब्राह्मण था। अगर ब्राह्मण है, सबसे ऊंची कास्ट है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है हमारे समाज में, वो गरीब कैसे था? तो कहते हैं सर कास्ट एंड क्लास अलग अलग चीजें हैं। क्लास मतलब अमीर गरीब होना, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, है ना। अमीर गरीब कहते कि हर कास्ट में अमीर गरीब दिखते हैं, इनकी स्टडी है। अब यहां पर ना जैसे बात करते हैं पर्टिकुलरली कि आप ना जो भी समझते हो भारतीय समाज को, किताबें उठाते हो, मान लो मनुस्मृति उठाई या कोई और किताब उठाई, देखो जी भारत में कास्ट ऐसी होती है, उसको बोलते हैं बुक व्यू। बुक व्यू से आप भारत की, इंडो की स्टडी करते हैं, इंडोलॉजी बन जाता है। वो कहते हैं सर ये जो जन्म कैसे हुआ चीजों का, ये समझने में तो बहुत ही हेल्प करेगी। कास्ट का जन्म कहां से हुआ, कि भारत में पुरुष प्रधान जो समाज है ऐसा क्यों है, समझा देगा कि शुरू कैसे हुआ। आजकल जो चल रहा है प्रैक्टिस में ये नहीं समझा सकता ये इंडोलॉजी, इसलिए कहते हैं इसमें आपको फील्ड पे उतर कर ही जानना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी से ही आपको पता चलेगा समाज कैसे काम करता है। तो ना जो बेते की जो सबसे महान कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है, इन्होंने ना जो भारतीय समाज को समझते हुए जो थियोरीज बनाई, वो दुनिया को समझने में हेल्प करती थी हमें, वो पूरी दुनिया को समझने के लिए हेल्प करती थी। वरना क्या होता है कि यूरोपियन थिंकर्स होते हैं, यूरोपियन आइडियाज, हम चाहे कहने को मान लो इनके माता पिता यूरोपियन थे, लेकिन पैदा तो भारत में हुआ क्योंकि फ्रेंच कॉलोनी थी हमारे यहाँ पर, तो वहां पैदा हुआ चंद्रनगर में, तो कलकत्ता के बगल में। तो अब यहाँ पर ना इसलिए फील्ड व्यू, ये भारत में ही रहे, भारत में ही पढ़ाई लिखाई करिए, भारत में ही इमेंसली कंट्रीब्यूट किया, तो इसलिए इनकी बातें जानना। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि चलो जो वेस्ट बंगाल में क्रिश्चियन फैमिली में और डाइवर्स सोशल रियलिटीज, भारत आजाद हुआ, कहते हैं डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इनको पढ़ना चाहिए, इन पे बात होनी चाहिए, इस पे पढ़ते चले गए और लिखते चले गए। भारत की समाज को नई दिशा, नई तरह से ये हमें एक आईना दिखाते चले गए जो हमें खुद नहीं पता था अपने बारे में। अब यहाँ पर अगर बात करें, कलकत्ता के टॉप कॉलेजेस में पढ़े, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एमए, उसके बाद ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एंड पर्टिकुलरली जैसे एक सोशो के हमारे थिंकर हैं मैक्स वेबर, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित। मैक्स वेबर का आइडिया है कि तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप कितने अमीर गरीब हैं, क्लास, कितनी आपके पास पॉलिटिकल पावर है ना, एंड कितना आपका समाज में ओहदा है, स्टेटस। तो ये भी वही बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑलमोस्ट, है ना, कि क्या है आपकी क्लास, कितने अमीर गरीब, पॉलिटिकल पावर भी है, एंड स्टेटस को बोलते हैं कास्ट, ब्रॉडली, कि कास्ट, है ना, ये मैटर करेगी। तीनों चीजें इकट्ठी, कि आपकी जो कास्ट को भी टॉप कास्ट कहा जाता है, आप हैं भी सबसे धनी इंसान है, बहुत ही अमीर इंसान है, कि कास्ट भी ऊंची मानी है आपके समाज ने, क्लास भी आपकी टॉप है, पावर पॉलिटिक्स भी आपके हाथ में। तो वो बोलते हैं कि ये इसको बोलते हैं स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन, कि तीनों ही चीजें आप में समा गई। स्टेटल क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेंस्की का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यूज करते हैं कि स्टेटस क्रिस्टलाइज हो गया। कहते हैं मान लो किसी के पास है, किसी के पास क्लास तो है, अमीर आदमी है, लेकिन कास्ट नहीं है उसकी, जो समाज उसको कास्ट, लोअर कास्ट मानता है, तो उसके पास मान लो कास्ट नहीं है, पावर की लत से वो कोशिश कर रहा है, अभी नहीं है। अब कहते हैं वहां पर ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, यहां पर ओवरऑल अब स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन, अब स्टेटस हमारा एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। दिस लीड्स टू, ही सेज, स्ट्रगल, समाज में पॉलिटिकल स्ट्रगल या स्ट्रगल दिखेगी आपको, आपकी वेरियस लोग आपस में भिड़ते नजर आएंगे जब ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। अब ना इस पे ये बहुत बढ़िया एक इंप्रूवमेंट देते हैं, मैं आपको अंत में बताऊंगा, उसको बोलते हैं हार्मोनिक एंड डिसहार्मोनिक सिस्टम।
भारत में साक्षात चलता फिरता एग्जाम्पल है डिसहार्मोनिक सिस्टम का। आपको बताया था, दोबारा रिपीट करेंगे अंत में। डिसहार्मोनिक सिस्टम होता क्या है? जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे हार्मोनिक सिस्टम होता है कि मान लो कि घर में पापा मम्मी कह रहे हैं, घर में 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को बोलते हैं भाई तुम तीनों मेरी आंखों के तारे हो, तुम तीनों मुझे बहुत पसंद हो, मैं तो भेदभाव नहीं कर सकता। और माँ बाप ऐसा करें भी, भेदभाव ना करें, तीनों बच्चों को आंखों के तारा ही जैसे मान के चलें, यह है हार्मोनिक सिस्टम। या फिर हार्मोनिक का एग्जाम्पल दूसरे अंत का, दूसरे एक्सट्रीम का देखो। माँ बाप हैं, बच्चों से बिल्कुल चिड़े हुए, है ना, वो कहते हैं मुझे तीनों ही नहीं पसंद, आप तीनों ही नहीं पसंद मुझे, तीनों ही मुझे बिल्कुल बेकार लगते हो। और वो ऐसा करे भी, तीनों ही बेकार लगते हैं, किसी को ना तो ज्यादा प्यार करते हैं ना कुछ करते हैं, तीनों से ही बराबर नफरत। तो वो भी हार्मोनिक सिस्टम है, जो कहता है वो करता है। अब भारत का सिस्टम देखते हैं। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बातें लिखता है इक्वालिटी की, लेकिन इक्वालिटी समाज में होती हुई दिखती नहीं है। हमें लगता है कि जिसके पास 4 पैसे एक्स्ट्रा हैं उसके लिए कोर्ट्स जल्दी खुल जाते हैं, उसके लिए कोर्ट्स में न्याय जल्दी मिल जाता है ना, पुलिस उसको जल्दी छोड़ देती है। तो हमें लगता है कि अरे ये क्या है, कहने को तो आपने आर्टिकल नंबर 14 में इक्वालिटी लिख दिया, कहने को तो आपने लिख दिया जो जितना ज्यादा डिसप्रिविलेज्ड है उसको उतना ज्यादा न्याय जल्दी मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। कि अरे आप पिछड़ी जाति से हो और एक्स्ट्रा ले लो हमसे, अरे विमेन हो, लोअर कास्ट हो, अरे गांव में रहते हो, अरे रिमोट एरिया में रहते हो और एक्स्ट्रा ले लो हमसे। लेकिन अरे सर ये क्या हो रहा है सर, मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, मुझे तो बहुत पीटा जाता है, रेप्स हो रहे हैं सर, अरे कोई बात नहीं छोड़ो, आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो ये बन जाता है डिसहार्मोनिक सिस्टम। ये लिखा बेटे ने कि जब सिस्टम कहे कुछ और करे कुछ और, है ना, बातें बड़ी बड़ी लेकिन दर्शन छोटे। तो इसीलिए वो बोलते हैं डिसहार्मोनिक सिस्टम, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ पावर स्ट्रगल, पीपल बिकम वेरी डिसकंटेंट। कि भारत का जो टॉप किताब है, टॉप कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा टॉप लॉ है, टॉप आइडिया है, जो समाज को, बहुत से लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन को एक पॉलिटिक्स की किताब मानते हैं कि वो पॉलिटिकल बुक है जिसमें कानून लिखे हुए हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल किताब है। समाज को वो किस तरह से गठन करना है, हमें समाज में कोई पीछे ना रह जाए उसको आगे लेकर आए, है ना, ऐसी एक सोशल जस्टिस की एक न्याय दिलाने वाली किताब है। तो इसलिए एक सोशोलॉजिकल बुक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम देखते हैं कि समाज उसको अलग तरह से देखते हैं, कहती किताब कुछ और है, समाज में होता घटता कुछ और है। तो इसीलिए हम देखते हैं डिसहार्मोनिक सिस्टम, है ना, ये बात समझ गए आप। तो ये डिसहार्मोनिक सिस्टम भी हमें जो बेटे जी ने समझाया बढ़िया तरीके से। अब कैम्ब्रिज में थे, फिलॉसफी, बड़े बड़े सवाल जो चल रहे हैं समाज में उन पे इंटरेस्ट है, सोशोलॉजी के बारे में जानते हैं एंड पर्टिकुलरली टूल्स सीखते हैं, जैसे हम अपनी क्लासेस में पढ़ते रहते हैं, है ना, रिसर्च के टूल्स, कैसे उसको हम रिसर्च को बेटर बनाएं, है ना, और रिसर्च इस तरह से बनाएं कि जगह जगह समझाई जा सके। तो अब यहाँ पे इसीलिए भारतीय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वेस्टर्न तरीकों से किस तरह से एनालाइज किया जाए ये समझने की कोशिश करते हैं। और बेटे ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसको जिंदगी भर निभाया कि मैं यहां रहता हूं भारत में, मैं जानता हूं भारत को, मैं समझता हूं, लेकिन स्कॉलर हूं, एक डिस्टेंस बनाए रखूंगा, मैं प्रभावित होने नहीं दूंगा कि जो सिस्टम सामने चल रहा है मैं उसको जानता हूं, ये तो ऐसा ही होता है कहकर मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर दूंगा, मैं इसको समझूंगा, मैं इस पर लिखूंगा, इस पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, मैं अपने विचार दूंगा। तो इसीलिए स्कॉलरली डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिविटी बनी रहती है, आपकी बात की इज्जत बनी रहती है, ट्रस्ट बना रहता है, नॉट ओनली इन एकेडमिक सर्कल्स बट ऑल्सो इन पब्लिक। अब इसीलिए यहां पर हम अगर बात देखते हैं तो पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत डेमोक्रेसी से खेल रहा था, तो इसीलिए अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे। बहुत बढ़िया बात करेंगे, इंटेलेक्चुअली बहुत क्यूरियस हैं, फील्ड वर्क चाहते हैं करना। वो कहते हैं कि ना बुक्स हमें बहुत सही समझा देती हैं, हमें बता देंगी मनुस्मृति कि भाई कास्ट कैसे आई, आज ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाती। इनके पहले हमारे भारत में एम.एन. श्रीनिवास काम कर रहे थे, वो भी फील्ड वर्क की बात ही करते थे कि ग्राउंड पे उतर के देखो भाई, ग्राउंड पे समझ आता है कि कास्ट वगैरह है क्या। अब ये बात देखना, सरल सी बात है बिल्कुल। श्रीनिवास कहते कास्ट जो होती है ये जन्म से मिलती है, मैं डिसाइड नहीं करता मेरी कास्ट क्या है, जो माता पिता की कास्ट होती है, मतलब यूजुअली पिता की कास्ट होती है, वो ये मुझे मिल जाती है ना, मेरी चॉइस नहीं होती इसमें, अपर कास्ट है तो मैं अपर बन जाऊंगा, लोअर है तो लोअर बन जाऊंगा, है ना, यही है, कास्ट मेरी चॉइस नहीं है। क्या मैं अपनी कास्ट बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी कास्ट, सर मुझे नहीं रहना ये लोअर कास्ट में, मेरी कास्ट बदल रहा हूं, आज से मैं हूं ब्राह्मण,
क्या ये हो सकता है? कहते सर क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा नहीं हो सकता। श्रीनिवास कहते हैं ऐसा हो सकता है। देर आर केसेस, श्रीनिवास जगह जगह फील्ड में उतर के बताता है कि यूजुअली लोगों ने विद टाइम वेरियस प्रैक्टिसेस जो अपर कास्ट की थी वो एम्यूलेट, कॉपी करने शुरू करी, इमिटेट करने शुरू करी। विद टाइम आसपास के समाज को लगा अरे ये तो अपर कास्ट ही है, लोगों ने बदल लिया अपने आप को, कास्ट बदली गई, है ना, जो कि लगता था कभी नहीं बदली जा सकती। तो हमें एक बात समझ आई कि जो किताबी जो कास्ट है और जो ग्राउंड में कास्ट जो हो रही है वो अलग अलग तरह से काम करती है। हो सकता है कि मेरी जो पूर्वज होंगे शायद लोअर कास्ट हों, लेकिन मैंने इस तरह से करके अपने आप को अपर कास्ट बना लिया। एक चीज तो ये कि कास्ट सर डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, बदलती है ना। दूसरी बात सर, कास्ट और वर्ण सेम नहीं है, कास्ट एंड वर्ण आर नॉट सेम। हो सकता है कि वर्ण सिस्टम में ब्राह्मण क्षत्रिय, है ना, कि ब्राह्मण ऊपर क्षत्रिय से, लेकिन ग्राउंड में हो सकता है क्षत्रिय की ज्यादा सुप्रीमेसी हो, क्षत्रिय हो सकता है वहां का बादशाह हो, है ना, क्षत्रिय हो सकता है वहां पे धनवान हो, क्षत्रिय हो सकता है ज्यादा इज्जत भी लेता हो। यस, जो क्षत्रिय होगा मान लो वहां का राजा वगैरह जो भी होगा या धनवान व्यक्ति है, हो सकता है कि वैश्य का मतलब होता है बिजनेसमैन, जो वैश्य ट्रेड करे, है ना, तो संस्कृत वर्ड है वैश्य ट्रेडिंग का। तो अब ट्रेडर है जो वो रख सकता है किसी पंडित जी से बात बार पूछता हो, पंडित जी के पैरों को भी छूता हो, पंडित जी को पूरा फुल प्रणाम करता हो सकता है ना ऐसे वाला ब्राह्मण को। तो इसलिए कहते हैं श्रीनिवास, जिसको आगे ट्रेडिशन को चलाएंगे, ग्राउंड पे उतर के देखना सर, चलाएंगे बेते कहेंगे सर ग्राउंड पे देखो कास्ट बहुत डायनामिक है, कि इसको वर्ण से कंफ्यूज मत करना। वर्ण में दिखता है हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मतलब जो हार्ड लेबर करते हो जैसे किसान, है ना, हार्ड लेबर। उसके बाद थे दलित, जिसको हम दलित अभी कह भी देते हैं, है ना, अदरवाइज अति शूद्र या फिर समाज से बाहर निकाले हुए लोग ही कहा जाता था, जिनको हम आजकल शेड्यूल्ड कास्ट भी कह देते हैं, क्योंकि समाज का पार्ट ही नहीं बनाते थे। तो इसलिए जब आजाद भारत हुआ, बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, समाज के बाहर कैसे रह सकते हैं, ये भारत सबका है, सब रहेंगे बीच में। अब अरे भाई बड़ी मुश्किल आ गई कि जो अपर कास्ट है वो कह रहा है कि हम कैसे रखें लोअर कास्ट को अपने साथ, सदियों से नहीं रखा हमने। तो इसलिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था, ही वांटेड टू स्टडी, कि इस चैलेंज को लोग किस तरह से देखते हैं, ही वांटेड टू स्टडी, है ना। अब ये चैलेंज कैसे, 1960s में ही स्टार्ट्स विजिटिंग वेरियस विलेजेस, वहां पर ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि लोगों का क्या चल रहा है मन में, किस तरह से, कि मन बदल भी रहा है कि नहीं। गांधी जी का और अंबेडकर जी का जो फर्क है, गांधी जी कहते हैं और जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पर्टिकुलरली कि हमें लॉ में ही चीजें लिखनी पड़ेंगी। महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि नहीं सर, हमें लव से ही करना होगा, जब तक हृदय परिवर्तन नहीं होगा जितने मर्जी कानून लिख लो, लोग एक दूसरे से खास खुलकर बात नहीं करने वाले, एक दूसरे में तनातनी दुश्मनी बनी रहेगी, देश बटा रहेगा, नेशन नहीं बनेगा। तो लव से ही नेशन बनता है, वह ऐसे मानते हैं। वैसे तो गांधी जी नेशन में बहुत विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन अगर कह रहे हैं कि अगर हमें सब में एक लव की भावना रखनी है तो ही हम एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे, अदरवाइज एक दूसरे को मार मिटेंगे, है ना, ये फर्क है। तो इसीलिए अब MNS श्रीनिवास से कहानी शुरू होती है, बेते फॉलो करते हैं उसको। बेते जी बोलते हैं कि सर कास्ट और वर्ण अलग अलग हैं, है ना, MN श्रीनिवास बोलते हैं वैसे, कास्ट को समझना है तो फील्ड में उतरो। हो सकता है कि वर्ण में कोई ऊंचा हो लेकिन ग्राउंड पे डोमिनेंस किसी और की हो, डोमिनेंट कोई और होगा। जैसे पंजाब में जो किसान कम्युनिटी है वो ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, वो कौन सी कम्युनिटी बनती है, हार्ड वर्किंग लेबर वाली कम्युनिटी, किसानों वाली कम्युनिटी, शूद्र कम्युनिटी कहलाएगी, लेकिन डोमिनेंट कम्युनिटी है, डोमिनेंट बिकॉज लैंड ओन करती है, लैंड की ओनरशिप है। तो इस कारण से वो विद टाइम बदलते बदलते हमने देखा है कि जो ओनरशिप के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी आती है, पॉलिटिकल पावर आ जाती है, स्टेटस भी आ जाता है। गानों में एटसेट्रा में आप देखते हो किसान, और ये बहुत सेलिब्रेटेड है पंजाबी गानों में। तो इसीलिए ना जो ग्राउंड पे चल रहा है वो वर्ण नहीं चल रहा, वो कास्ट चलती है, एंड कास्ट इज वेरी डायनामिक इन नेचर। तो ये दोनों हमें इंसान, जो दोनों हमारे स्कॉलर्स श्रीनिवास और बेते मिलके बताते हैं। अब एक लेबोरेटरी के जैसे श्रीपुरम जाते हैं, तंजौर हमारा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, तो वहां पे श्रीपुरम गांव में जाते हैं और वहां पर एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन लेकर आते हैं। मैं आपको वो ऑब्जर्वेशन बताता हूं कि अब वो कह रहे हैं कि ना यहाँ पर एक तंजौर में कि जो सोसाइटी है ना वो प्योरली कास्ट पे नहीं चलती, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत जरूरी है।
सोसाइटी प्योरली कास्ट पर नहीं चलती, इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसीलिए वो बोलते हैं कि अब बहुत सारे ना ये बोलते हैं कि जो अपर कास्ट ब्राह्मण्स थे उनके पास जमीनें थी यहाँ पर, लेकिन अब वो देवर मूविंग टू सिटीज। जो ब्राह्मण्स थे आजादी के बाद वो शहरों में मूव करना शुरू हो गए थे, और जो गांव की जमीन है वो लोअर कास्ट अब खरीद रहे हैं। ये नोटिस करते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं इससे ये जो लोअर कास्ट है इनके स्टेटस में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्लास इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। एंड इसी कारण वो लिखते हैं कि एक चीज से आप समाज में डिक्टेट नहीं कर सकते कि मैं हायर कास्ट हूं तो मुझे सब कुछ चाहिए, नहीं। क्लास भी होती है, कास्ट के साथ साथ पावर भी होती है। तो इसलिए तीनों ही चीजें होंगी, एंड आपस में हो सकता है किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी करें। इसीलिए रिचुअल्स के एलीट हो, आप ब्राह्मण हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक एलीट भी हो। ये जरूरी है। भारत सरकार जब इतने टाइम बाद एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लेकर आई, वो एक जैसे रिजर्वेशन का एक आइडिया, वो कास्ट पे बेस्ड नहीं है। आंद्रे बेते ने कितना पहले ही इसके बारे में लिख दिया था, सर ये करना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे अमीर, जो अमीर के सिवा ज्यादा बहुत गरीब लोग हैं लेकिन कास्ट वाइज बहुत ऊंचे हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, लेकिन हैं बहुत गरीब, उनको भी सरकारी सपोर्ट चाहिए। सरकारी सपोर्ट के लिए ईडब्ल्यूएस वहां पर रिजर्वेशन का या कोटा लाया गया। ओके, अब इसलिए कास्ट क्लास पावर किताब लिखते हैं, लैंडमार्क स्टडी। उसके बाद इनइक्वालिटी अमंग मेन लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, और डिफाइन करना शुरू कर देते हैं भारतीय सोशियोलॉजी को। इतना जैसे ना वो आप वक्त समझ के देखो, एमएन श्रीनिवास ग्राउंड पे उतरा हुआ है वहां पर, और स्टडीज पे स्टडीज हो रही है। न्यूयॉर्क में कभी यहाँ स्पीच वहां स्पीच, और उसके बाद आंद्रे बेते आ जाता है, स्टार्ट्स राइटिंग, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में स्पीच चल रही है, पब्लिश हो रही है। भारत एपी सेंटर बन जाता है सोशियोलॉजी का। अभी अभी देश आजाद हुआ है, और एक नया तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट, जो कि दो कास्ट आपस में एक दूसरे को मुंह नहीं दिखाती थी, अब उनको हमने इकट्ठे बोला कि आप सब एक समान एक जगह बैठे एंड वोट भी करें, बताएं नेता कौन हो। अब अपने अपने इंटरेस्ट चल सकते हैं वहां पर, नेशन की भावना उमड़ रही है, वो कास्ट के बाउंड्रीज को चाहते हैं खत्म करना लोग भी। तो इस कारण से अलग तरह के समाज के गठन की बात हो रही है। दुनिया भर के सोशियोलॉजिस्ट भारत पर टूट पड़ते हैं, भारत को समझना है मुझे भी। इसलिए आप जानते हैं 1945 से लेकर 1970 तक इतने सारे फॉरेनर्स भारत आते हैं, भारत को पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किस तरह से ये लेबोरेटरी के जैसे काम कर रहा है, और इतनी सारी स्टडीज देखते हैं। उस जमाने में जो वो 20-25 साल हैं वो इंटेंस स्टडीज के साल हैं, गाँव में लोग घुसे पड़े हैं और गाँव को समझते चले जा रहे हैं। अब इसीलिए कास्ट, क्लास, पावर, यहां पर एक बात जानना, मैंने एक बीच में वर्ड बोला कि अपर एंड लोअर कास्ट दोनों को समान वोट मिल गया है ना। ये नहीं भारत में अभी तक किसी को पता था ये, लेकिन हो गया, हमने कर डाला 1947 ऑनवर्ड्स। अब जिसकी ज्यादा नंबर है वो बनाएगा सरकार अपनी, है ना, जिसके ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो बना लेगा अपनी सरकार, यही होगा ना। तो इस कारण से आंद्रे बेते कहते हैं कि कास्ट कॉन्शियसनेस वापस आई, कास्ट को लेके लोग कॉन्शियस होना शुरू हो गए फिर से कि अरे अरे मेरे कास्ट के लोग इकट्ठे हो जाओ, मुझे वोट दे दो। आज भी होता है ना, ये बिहार पॉलिटिक्स में भी देखा हमने कि कास्ट को लेके बात हो रही थी, रिपीटेडली होता है, नॉट ओनली इन बिहार, है ना। यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, अगर आप कहीं भी किसी मेजर स्टेट में जाके देखेंगे जहां मल्टीपल कास्ट्स रहती हैं, को एग्जिस्ट करती हैं, कास्ट की पॉलिटिक्स भारत में खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। डेवलपमेंट सभी को चाहिए, सड़कों के गड्ढों में गिर के लोग मरते हैं, वो है ना, कोई पूछता नहीं है कि कौन सी कास्ट का मरेगा यहाँ पर, है ना, सब मर सकते हैं। इसीलिए इसके बेसिस पर पॉलिटिक्स होती है, इसके बेसिक पर कौन पावर में आकर डिसाइड होता है। डेवलपमेंट कहीं पीछे एक इशू रह जाता है। तो ये मतलब मैं आपको जो आंध्र बेते ने कहा, मैं आपको बता रहा हूँ एक फॉल आउट, कि इसका एक फॉल आउट होता है कि हम जब, क्योंकि नंबर बेस्ड पॉलिटी हो गई है, अपने अपने अपने, मैं अब सबको तो नहीं लुभा सकता, मुझे इनफ नंबर चाहिए, बस इनफ नंबर। वो बोलते हैं ना कि अगर मेरे पीछे शेर पड़ जाए, अगर मेरे पीछे, जो दोस्त पूछते हैं कि भाई अगर हमारे पीछे शेर पड़ गया तो हम क्या करेंगे, हमें कितना तेज भागना होगा, वो कहता है कितना तेज भागने से जरूरी है, मुझे तेरे से तेज भागना है भाई,
है ना, बस तेरे से तेज भागना है, अगर तू मेरे पीछे होगा तेरे को खा जाएगा, मैं बच जाऊंगा। यही होता है हमारी पॉलिटिक्स में भी कि कितनी वोटें चाहिए, बस सर सबसे सबसे बाकी जो पीछे खड़े हैं इनसे ज्यादा चाहिए, इनको अगर 10-10 मिल रही है, मुझे 11 चाहिए सर। लेकिन सर आपको अगर टोटल 100 वोटें हैं, 100 वोट्स हैं, तो आपको 51 नहीं चाहिए? नहीं नहीं 51 नहीं चाहिए भाई, बटे पड़े हैं लोग, बटे पड़े हैं कास्ट में, धर्म में, यहाँ वहां बटे पड़े हैं, कहने को सब भारतीय हैं, ये बटे पड़े हैं, बस इन सबसे ज्यादा चाहिए, है ना, बस थोड़ी 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 बांट दो और इन सबसे ज्यादा मिल जाएंगे मुझे, मैं जीत गया, है ना। तो इसीलिए नंबर बेस्ड पॉलिटी कास्ट कॉन्शियसनेस को लेकर आती है, अभी बहुत बढ़ती भी जा रही है। ओके, तो इसीलिए क्लास विद इन क्लास जो कास्ट हमारी फ्रेगमेंटेशन भी दिखती है ना। यहाँ पर जो अपर कास्ट है कहने को, वो लैंड ओनर एलिट भी है, लेकिन पुअर ब्राह्मण लोअर टीयर क्लर्क्स भी हैं। इसी कारण से जो रिचुअल प्योरिटी है ये वेल्थ की गारंटी नहीं है ना। ये एक स्कॉलरली एक एडमिशन है, एक स्कॉलर मान रहा है ना, एक स्कॉलर कह रहे ग्राउंड में कि भाई आपने बोला वो अपर कास्ट है तो उसको हम सरकारी जो रिजर्वेशन वगैरह ना दें। सर ऐसा मत करो सर, वो भी गरीब हो सकता है, उसको भी शायद हो सकता है बहुत जरूरत है आपकी। अब जो लोअर कास्ट है ना, वो लैंडलेस लेबरर भी हो सकता है, बहुत दिक्कत में परेशान, समाज ने उसको बहुत धिक्कार भी किया, उसको जरूरत है, लेकिन सर वो जमींदार और नियो रिच प्रॉपर्टी का ओनर भी हो सकता है। इसीलिए इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिस्पाइट रिचुअल स्टेटस भारत में उभरी, भारत में हुआ, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अभी एक्सेलरेट हो गया है ना। तो इसीलिए रिचुअल हेरारकी और पॉवर्टी और वेल्थ को एग्जिस्ट करते हैं, कि मैं रिचुअल हेरारकी में ऊंचा भी हूं लेकिन मैं गरीब हूं, मैं रिचुअल हेरारकी में नीचे हूं लेकिन मैं अमीर हूं, है ना। ये इसीलिए कहते हैं भारत को आपको 3 ही पैरामीटर्स की क्लास, स्टेटस और पावर के थ्रू ही देखना पड़ेगा। अकेले किसी से देख लोगे कि सिर्फ कास्ट है ये वो एक्सेट्रा, उसके थ्रू नहीं होने वाला, है ना, कास्ट बोल देते इसको, सिर्फ कास्ट से नहीं होगा सर, तीनों में ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब रूल ऑफ नंबर वर्सेस रूल ऑफ लॉ, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं ना, हमारे कोर्ट्स तो रूल ऑफ लॉ पे चलते हैं कि लॉजिकल लॉ क्या कहता है, चाहे सोशल जस्टिस का लॉ हो, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस की जजमेंट या जस्टिस देने के लिए सूझबूझ क्या कहती है। लेकिन हमारे जो नेता लोग होते हैं वो इलेक्ट कैसे होते हैं, वो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस पे या फिर जो समझदारी है या नहीं पे थोड़ी ना इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं कितने सपोर्टर्स हैं, जितने सपोर्टर्स होंगे अच्छी बात है बुरी बात है वो इलेक्ट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए रूल ऑफ नंबर वर्सेस रूल ऑफ लॉ ये भारतीय समाज का एक अलग एक्सपेरिमेंट है ना। ओके, जो न्यूमेरिकल मेजोरिटी नॉन ब्राह्मण्स ओबीसीज आ सकते हैं, इकट्ठे मिलकर सरकार बना दे, होता ही है, बहुत जगह पे होता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं, कास्ट ओल्ड एंड न्यू ब्रिलियंट, इनइक्वालिटी अमंग मेन, आइडिया ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंटीनमीज इन ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि भारतीय सोसाइटी में कितनी सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि ये वाला रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल ऑफ नंबर। ओके, अब हार्मोनिक वर्सेस डिसहार्मोनिक, ये एक एंटीनमी है ना, कि क्या है, सिस्टम कुछ और है, कर कुछ और है। हमारा हाईएस्ट जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल बुक है, जो आइडियाज की बुक है, वो कहती कुछ और है, ग्राउंड पे कुछ और दिखता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स की जो डिबेट है, कि क्या सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दूं, या मैं जो भी कोई अपॉर्चुनिटी किसी को मिले या ना मिले, जो भी कहीं आ गया उसको बस सिमिलर सा आउटकम मिलेगा, है ना, सिमिलर सा आउटकम, कि आप मान लो कि बहुत महान डॉक्टर हो या फिर किसी स्कूल में टीचर हो, सिमिलर सी ही सैलरीज मिलेंगे आपको, है ना। ओके, इंस्टीट्यूशन एनेबल भी करते हैं लेकिन कॉन्स्ट्रेंट भी करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि इंस्टीट्यूशन सामाजिक एक्शन को एक्सेलरेट भी कर देता है एंड इसको रोक भी देता है, कि कई बार अगर ये पिछड़ी जाती हैं तो चाहते हैं उनका भला करना सरकार, है ना, सरकार को मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ये करना है, इसी बुनियाद पे देश बनाया है हमने, करना है, लेकिन जब करने लगते हैं दूसरे लोग बोलते सर हमारा क्या, वो बोलते सर आपके पास इनफ है, कहेंगे नहीं नहीं सर नॉट इनफ। तो इसलिए बारीकियां देखे बिना अगर हम ब्लैंकेट बना देंगे कि सिर्फ जाति के बल पर ही देना है तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इसीलिए ट्रेडिशन को अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है भारत की वो बहुत सही है, भारत एडवांस होता चला जाता है, एट द सेम टाइम वो ट्रेडिशनल भी अपने आप को बनाए रखता है। तो ये बात है यहाँ पर। अब ना लुई दूमो को इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया, लुई दूमो भी फ्रांस से आए थे, भारत को समझने आए थे और ऐसा समझ के गए कि भाई हमें ऐसा समझा ही नहीं था भारत को कभी। लुई दूमो इसलिए एग्जाम्पलरी है, ऐसे बस घूमने फिरने भारत आते हैं और भारत के बारे में लिख जाते हैं।
किताबी व्यू है उनका, कल्चरल व्यू हम मानते हैं, एंड बेटे का ग्राउंड वाला व्यू है, फील्ड वर्क है। एंड दूमों का ये आइडिया है कि पर्टिकुलरली जो जो रिचुअल्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब सहमति से हो रहा है कि अगर कोई ब्राह्मण खुद को शुद्ध रखना चाहता है तो वो शुद्ध कैसे रखेगा, जब उसकी अशुद्धियां कोई और ले लेगा, है ना, कोई और साफ सफाई करेगा, कैसे करेगा, तो ब्राह्मण तभी ही शुद्ध रह सकता है, भगवान के करीब उसके पूजा पाठ कर सकता है। कि कोई अगर प्योर है तो उसकी इम्प्योरिटीज किसी और के हिस्से आएंगी ही आएंगी। इसमें कंसेंसस है कि मैं आपके लिए ये भगवान वाली जो पूजा पाठ पूरा कर रहा हूं, आप मेरे लिए साफ सफाई वाला काम पूरा करना, एक कंसेंसस है, इसमें कोई खास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जबकि बेटे कहते हैं सर इट इज वेरी कॉन्फ्लिक्ट रिडन, एक्सट्रीमली कॉन्फ्लिक्ट रिडन। वो कह रहे हैं कि सर एक काम करो, आप साफ सफाई कर लो, मैं भगवान के करीब आ जाता हूँ। उल्टा कर लेते हैं, आप मेरी इंप्योरिटी रख लो, क्यों नहीं होता ऐसा, है ना। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट रिडन है। तो एंशिएंट टेक्स्ट को सोर्स माना गया, और यहाँ पे ये कहते हैं सर फील्ड वर्क में जाके देखो कि आपको पता चलेगा कितना कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसीलिए भारत के जो 3 महानतम सोशियोलॉजिस्ट हैं उसकी बात करें अगर हम कंपैरिजन, घुरे जो कास्ट को बोलते हैं रेस से शायद जन्म हो सकता है ना, रेस वाला एंगल। श्रीनिवास कहते हैं सर ग्राउंड में चीजें बहुत रैपिडली इवॉल्व होती हैं, डायनामिक है, लोअर अपर कास्ट इवॉल्व होती रहती है, वर्ण और कास्ट को कंफ्यूज मत किया जाए। बेटे कहते हैं सर सिर्फ कास्ट 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 मत करो, हमारे पास क्लास और पावर, ये भी 2 अलग डायमेंशंस भारत में इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, इसको भी जानना पड़ेगा। हो सकता है कास्ट में मैं लोअर हूं, लेकिन मेरे पास धन दौलत आ गया, मेरे पास पॉलिटिकल पावर आ गई, तो इसलिए अब लोअर कास्ट इतना मायने नहीं रखती मेरे लिए। इसीलिए अब जो रिजर्वेशन पे इनका क्रिटिक है, ये 3-4 बातें हैं जो बहुत ही प्रिसाइज हैं, समझने वाली हैं। एक तो इनका जो बहुत ही प्यारा एक डायलॉग है, वो बोलते हैं कि रिजर्वेशन बहुत एक एसेंशियल टूल है समाज को बढ़िया बनाने का, लेकिन ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन हैज ओवरपावर्ड, है ना, इनकी जो स्टेटमेंट है, हैज ओवरपावर्ड सोशियोलॉजी ऑफ रिजर्वेशन। कि अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखते तो रिजर्वेशन बहुत बढ़िया चीज थी, लेकिन पॉलिटिक्स खा गई इसको, पॉलिटिक्स ने इसको नस्ते नाबूद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बढ़िया देश बनाने के बजाय देश को डिवाइड कर दिया, कि परपेचुएट चलता ही चला जाता है। कि अगर आपने किसी को रिजर्वेशन कोटा दिया है तो उसको बताओ ना कब तक पूरा करोगे, कब तक ये पिछड़ी जाति पिछड़ी नहीं रहेगी, आगे आएगी। क्यों पिछड़ी है वो इतने सालों से अभी तक, क्या इसका मतलब जो आपकी पॉलिसीज हैं काम नहीं करती हैं? अपनी पॉलिसीज अगर ये काम ही नहीं कर रही है तो उसको हटाओ फेंको, या तो आप बताओ कि आपने क्या टारगेट सोचा था, वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इतने साल और लगेंगे। तो इसीलिए परपेचुएट करते रहते हो आप सिर्फ और सिर्फ अपीज करने के लिए। इनकी एक लाइन सुनना ये वाली, ये बोलते हैं नथिंग इज ईजियर देन टू इंस्क्राइब न्यू राइट्स इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। नए नए कानून, हक, नई नई पॉलिसीज, आपको मैं ये कर दूं वो कर दूं, अनाउंस करना बहुत आसान है। एंड नथिंग मोर डिफिकल्ट देन टू चेंज द हैबिट्स ऑफ द हार्ट। दिल नहीं बदलते इससे, दिल बदलने के लिए क्या कर रहे हो? एम.एन. श्रीनिवास का आखिरी एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में, लिखते हैं उनका दिल रो रहा है अंदर से। वो आर्टिकल पढ़ने वाला आर्टिकल है, आपको नेट पे मिले तो जरूर ढूंढना, अदरवाइज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा अपने। तो एम.एन. श्रीनिवास रो रहे हैं उसमें, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना अपना फायदा पूरा करने के लिए आप गठबंधन कर देते हो। ऊंची जाति वाली पार्टी, नीची जाति वाली पार्टी मिल जाती है आपस में, ताकि मिल बांट के हम पावर एंजॉय करेंगे। जनता का भला कहां, जनता का भला कहां? तो इसलिए वो कहते हैं मेरा दिल रो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट है कहां? क्या आपने किया कि आप जो नीचे जो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो जनता है, उनके दिल मिले? तो इसलिए एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि इसीलिए जो ये नंबर बेस्ड पॉलिटी है, इससे कहते उम्मीद थी कि लोगों के दिल मिलेंगे, इकट्ठे आएंगे, नेता को चुनेंगे, ये इकट्ठे कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। अपने अपने उल्लू सीधा करो, बाकी जो जनता आपस में भिड़ती रहे, लड़ती रहे। तो इसीलिए अब यहाँ पे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन कर रहे हो आप, परमानेंट सोसाइटी को बांट दे रहे हो आप, है ना, परमानेंट सोसाइटी बन रही है यहाँ पर। वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, समाज को ऐसे ऐसे काट रहे हो। पहले ऐसे ऐसे कटा हुआ था ना हमारा जो समाज था, कि पहले ऊंची जाति ऐसे ऐसे कटा हुआ था, अब कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे ऐसे काट रहे हो, ऐसे ऐसे काट रहे हो, कि चलो अब ये थोड़ा सा आपका, ये आपका। तो इसीलिए कहते हैं समाज अभी भी बंट ही रहा है, इकट्ठे नहीं आ रही। एंड देन मेरिटोक्रेसी पे बोलते हैं, आपने बहुत बड़ा एक सवाल उठा दिया, नेशन बिल्ड नहीं होगा अगर आप मेरिट को बार बार कॉम्प्रोमाइज करते रहोगे। इसीलिए नए नए राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में देना बहुत आसान है, दिल में मिलाने वाली काम करना बहुत मुश्किल।
इसीलिए भारत पे लास्टिंग इम्पैक्ट है। विलेज स्टडीज को इस्टेब्लिश कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट एक सोशोलॉजिकल टूल है, सच्चाई निकाल के लाते हैं। एक टेम्पलेट दिया कि समाज को स्ट्रेटिफिकेशन, समाज कैसे बटा हुआ है समझो, सिर्फ कास्ट 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 करते रहते हो भाई, क्लास को भी समझो, है ना, एंड पावर पॉलिटिक्स को जो समझो। उसके बाद भारतीय सोसाइटी को यूनिवर्सल क्वेश्चंस आंसर कर सकती है, इस लेवल तक पहुंचाया। इसलिए जो जो आंद्रे बेते हैं ये रिमार्केबल हैं, और ट्रू सेंस में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगता भी है पता कि यस कि भाई अलग ही कोई जो बात कर रहे हैं, मजा आ गया पढ़ के। और इनके बारे में हम अपने सोशो के कोर्स में और पढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी में सोशो ऑप्शनल के थ्रू चाहते हैं एक्सेल करना, मैं तो बस यही कोशिश करता हूँ कि एकदम टू द पॉइंट एग्जैक्ट जो पेपर में चीजें पूछी जाती हैं वो बताऊं आपको, और इस तरह से बताऊं कि रिटेन भी हो, दिमाग में घुसे, नंबर निकलें। हाँ, टचवुड, लाइक गॉड हैज बीन काइंड, वी वर्क वेरी हार्ड, वी बीन वर्किंग वेरी हार्ड। टॉपर्स निकलते हैं हमारे बैच से, हर साल का हाईएस्ट सोशो के मार्क्स के स्लीपी से निकलता है। और वैसे हमने जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके डाल दिया, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने नेट पर डाल दिया। किताब छपने की कॉस्ट लगती है, उसको आप तक पहुंचने की कॉस्ट लगती है, अमेजोन पे लिस्टेड है। ये किताब पैसे में आप खरीद सकते हैं ना, जो जितनी भी इसकी जो कॉस्ट है। तो लेकिन अगेन आई रिपीट, फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले जो ऑलमोस्ट 13 ईयर्स के 2013 से 25 तक, 13 के बाद पेपर चेंज हुआ था, तो 13 से 25 तक का मैंने एक एक सवाल चैप्टर वाइज सॉल्व करके लगाया हुआ। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आज भी, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका पार्ट बने। सोशो के फाउंडेशन लेवल पे जो लेक्चर्स हैं, सोशो को चाहते हो जानना समझना, जोड़ो भाई, वहाँ पे जाके देखो। वाईटी पे मैंने पूरे की पूरी सीरीज डाली है, 100+ लेक्चर्स हैं। लेकिन अगर यूपीएससी लेवल पर एग्जाम में चाहते हो एक्सेल करना, तो कोर्स में ही पार्ट बनना, कोर्स में ही आके आंसर्स लिखना, इवेल्युएट करवाना, मेंटरिंग वगैरह जो भी चाहिए कोर्स में ही कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट जरूर बनना, वहाँ पे हम जो डेली कुछ ना कुछ शेयर करते हैं सामाजिक पर्सपेक्टिव से। एट द सेम टाइम कोर्सेज भी हैं, बट मैं आपको बस ये चाहता हूँ बिफोर आई लीव, है ना, यहाँ पर कि चीज़ों को ना थोड़ा सा महसूस करके पढ़ो। जब एटलीस्ट जब सोशो पढ़ रहे हो, है ना, कि महसूस करके पढ़ो, ऑटोमेटिकली यू विल रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। जो पर्टिकुलरली क्या बोल रहे हैं आंद्रे बेते, क्या बोल रहे हैं हमारे श्रीनिवास घुरे, किस तरह से धूमो का क्रिटिसिज्म है, हार्मोनिक डिसहार्मोनिक क्या होता है, स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, किस तरह से स्टेटस इनकंसिस्टेंसी से अलग है वो। एट द सेम टाइम जो किताबें कौन सी लिखी, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ नंबर्स में कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है, किस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटा की बुनियाद रखी जाती है बाय आंद्रे बेते, कि सर सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट भी में अमीरी नहीं है, अपर कास्ट के लोग गरीब भी बहुत हैं। तो इसीलिए हमें मल्टीपल तरह से ही देखना होगा। अगर भारत सच में चाहता है कि नए नए आप रिजर्वेशन के आइडियाज वो कर देते हो, कब तक आप पिछड़ी जाति को पिछड़ा नहीं कहोगे? अब वो आ जाएगी, अब जो हमारी अग्रिम एक जाति बन जाएगी, आगे वाली जाति बन जाएगी, कब होगा? या आप पिछड़ी जाति रखना आपके फायदे की बात है, पॉलिटिक्स करनी है उस पर, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी सवाल है। और जो इसको जो श्रीपुरम जो तंजौर में डिस्ट्रिक्ट में जो गांव है, वहां पे स्टडी है इनकी, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी वेरी इजी टू रीड एंड वेरी एंगेजिंग ऑथर, स्कॉलर, राइटर। यू शुड रीड इफ यू एवर गेट टाइम। तो ब्रिलियंट इंसान, तो इसलिए एक श्रद्धांजलि भी है यहाँ पर आंद्रे बेते जी को। एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो बस मैं इसलिए मेरे को था मैं इस पर लेक्चर बना दूँ एक। हम थोड़ा सा इनसे ज़्यादा एटसेट्रा जो डाइवर्स चीज़ें और अपने कोर्स में जानते भी हैं, पढ़ते हैं, कुछ पास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा अगर यूपीएससी में एक्सेल करना चाहते हैं। यही था आज के लेक्चर में। और किसके बारे में चाहते हैं डिटेल में जानना तो बताइएगा। रिसेंटली इनका देहांत हुआ था, तो हमने कुछ कंपाइल करके आपके लिए बनाया। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने से ही बनेगा ये अच्छा एक भविष्य इस देश का। अदरवाइज कहीं सुनी बातें यहाँ वहाँ तो बहुत कुछ चल रहा है, पढ़ोगे, डीप उतरोगे तो ही आइडियाज भी रिफाइन होते हैं। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।